जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज हम लोग उर्दू नस्र की एक नए सिन्फ को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक नशिस्त सिन्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिस है। आप जब अपने ऐप को यानी कि टीचमेंट ऐप को ओपन करते हैं तो वो आपसे क्या मांगता है? अपडेट मांगता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी बच्चा जब तक हम ना कहें अपडेट मत कीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल भी अपडेट मत कीजिएगा जब तक आपको यहाँ से कोई कमांड ना दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अपडेट कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मुस्कान का नया वर्जन आ जाए और गुलाम अली का पुराना वर्जन आ जाए। तो उसमें जिस बच्चे का नया वर्जन आएगा वो क्लास में क्या होगा? जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि जब तक यहाँ से मैं आपसे ना कहूँ कि उसे अपडेट कर लो, तब तक जो है वो अपडेट नहीं करना। ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। उर्दू नस्र में एक नई सिन्फ और जिसको हम लोग जानते हैं एक नशिस्त सिन्फ के नाम से, और उसे हम लोग जानते हैं अफसाना। ठीक है। वैसे तो अफसाना जो है वो कदीम दास्तान की ही एक जदीद किस्म है, ये कह सकते हैं जदीद नस्र है अफसाने में ही, क्योंकि अफसाना जो है वो दास्तान से ही निकला है। बस दास्तान में क्या होता है? दास्तान एक तो तवील होती है, और तवील के साथ साथ इसमें क्या होते हैं? माफूकुल फितरत होते हैं। क्या होते हैं? माफूकुल फितरत अनासिर। ये उसकी क्या होती है? खास बात होती है। जबकि अफसाना जो क्या होता है? बहुत मुख्तसर होता है। ठीक है। क्या होता है? मुख्तसर अफसाना होता है बहुत। इसमें जो है वो ज्यादा वक्त नहीं लगता। और दास्तान में जहाँ माफूकुल फितरत होते हैं, अफसाने में माफूकुल फितरत नहीं होते। हालांकि होता ही एक कोई कहानी होती है या कोई किस्सा ही होता है अफसाने में, लेकिन वो माफूकुल फितरत से क्या होता है? पाक होता है। अफसाना क्या हो सकता है? झूठी कहानी भी हो सकती है कोई अफसाना। ठीक है। कोई अफसाना क्या होता है? झूठी बात भी हो सकती है। ये अफसाने का क्या है? ये अफसाने के जो है वो एक तरीके से तारीफ है। ये हम लोग कह सकते हैं खुलासा है। ठीक है। और ये जो है वो दास्तान के ही रूप से या दास्तान का ही क्या है? नया वर्जन है अफसाना। माफूकुल फितरत होते हैं बेटा वो जिसमें ऐसे किरदार जो दुनिया में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मानते हैं परी। ठीक है। परी के अलावा देवी या देवता, और अगर इस्तिलाही जबान में बात की जाए तो जिन या भूत या राक्षस, ये सारे जो किरदार होते हैं ये सारे के सारे माफूकुल फितरत होते हैं। ठीक। चलिए फिर, तो अफसाना जो है वो इसी तरीके से जो है वो लिखा जाता है। और अफसाना जो है वो 19वीं सदी की क्या है? पैदावार है। 19वीं सदी की पैदावार है, यानी कि अफसाना जो है वो 19वीं सदी में राइज हुआ। और पूछा जाए कि किस तहरीक के जेर असर हुआ, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, ये हुआ है अलीगढ़ तहरीक के। अलीगढ़ तहरीक के जेर असर ही क्या हुआ है? अफसाने की क्या डली है? बुनियाद डली है 19वीं सदी में। और इसके जो है मौजिद कह सकते हैं, ये अफसाने के बानी हैं। इसमें क्या है? लोगों के अंदर मुख्तलिफ नजरियात हैं इस बात को लेके कि अफसाने की पैदावार के बाद उसका जो बानी है वो कौन है। लोग जो है वो अलग अलग तरीके की मानते हैं। जैसे आपको पता है अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है, तो आप कहेंगे सर अलीगढ़ तहरीक के बानी है सर सैयद अहमद खां। ठीक है। सर सैयद अहमद खां क्या है? अलीगढ़ तहरीक के बानी है।
اور انہی کا ایک مضمون ہے جس کا نام ہے گزرا ہوا زمانہ۔ گزرا ہوا زمانہ کیا ہے؟ یہ ایک مضمون ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ افسانے کو، ٹھیک ہے، افسانے کو پہلے مضمون ہی کہا جاتا تھا، افسانے کو پہلے مضمون ہی کہا جاتا تھا، لیکن جب منشی پریم چند نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو تب سے ہی ہم لوگ اسے کیا جانتے ہیں؟ افسانہ جانتے ہیں۔ اگر ایگزام میں پوچھا جائے کہ افسانے کا پورا نام یا پرانا نام کیا ہے تو مضمون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سر سید احمد خان کا گزرا ہوا زمانہ، جو ان کا کیا ہے؟ مضمون ہے۔ اور یہ مضمون ان کے مجموعہ ہے ایک جس کا نام ہے مضامین سر سید، اس میں یہ جو شامل ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ کو پہلا افسانہ مانتے ہیں۔ اور یہ بات کہی ہے کس نے؟ ڈاکٹر محمد صادق نے۔ ڈاکٹر محمد صادق یہ ایک تحقیق نگار ہیں۔ ان کے تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ ہے، اور اردو کے پہلے افسانہ نگار سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد ایک اور نئے، کیونکہ تحقیق ہے تو سب اپنے اپنے لیول پہ تحقیق کرتے ہیں، اسی کے علاوہ ایک اور تحقیق نگار ہوئے ہیں جن کا نام ہے فرمان فتح پوری۔ فرمان فتح پوری انہوں نے جو ہے وہ اردو کا پہلا افسانہ مانا ہے، کس کو؟ نشے کی پہلی ترنگ۔ نشے کی پہلی ترنگ، نشے کی پہلی ترنگ یہ کب لکھا گیا ہے؟ 1900 میں، ٹھیک ہے۔ نشے کی پہلی ترنگ یہ لکھا گیا 1900 میں، اور اس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم ان کا تعلق جو ہے وہ رومانی تحریک سے بھی ہے، دھیان رکھ لیجیے گا، اور ان کا تعلق علی گڑھ تحریک سے بھی ہے، سجاد حیدر یلدرم۔ اور ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ کس زبان کے ماہر تھے، تو آنسر ہو جائے گا یہ ترکی زبان کے ماہر تھے۔ تو فرمان فتح پوری نے اردو کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ کو جو ہے وہ مانا ہے، اور پہلے افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم کو مانا ہے جو ترکی زبان کے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ایئر آتا ہے 1903، 1930، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور رائٹر ہوئے ہیں یا ایک اور تحقیق نگار ہوئے ہیں جن کا نام ہے مرزا حامد بیگ۔ مرزا حامد بیگ انہوں نے جو پہلا افسانہ مانا ہے وہ مانا ہے نصیر اور خدیجہ۔ نصیر اور خدیجہ جس کے مصنف ہیں راشد الخیری۔ راشد الخیری یہ کیا ہے؟ اس کے مصنف ہیں، اور یہ کب لکھا گیا ہے؟ 1903 میں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ نصیر اور خدیجہ کو اردو کا پہلا افسانہ مانتے ہیں، اور اردو کے پہلا افسانہ نگار راشد الخیری کو مانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں میں اپنے اپنے نظریے کے ایک رائے ہیں، لیکن ان سب کو جو ہے وہ جو ہمارے مشہور تحقیق نگار ہیں یا کہہ سکتے ہیں مشہور نقاد ہیں، جس میں نام آتا ہے احتشام حسین صاحب کا، ان کی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھ لینا، موسٹ امپورٹینٹ ہے، 1912 سے لے کے 1972، یہ یاد رکھ لیجیے گا احتشام حسین کی، ایگزام میں بہت بار پوچھی گئی ہے۔ تو احتشام حسین ہوئے ہیں، اسی کے علاوہ ایک اور ہوئے ہیں وقار عظیم۔ وقار عظیم کی ایک کتاب ہے ناول سے افسانے تک، بہت مشہور کتاب ہے وقار عظیم کی۔ اس کے علاوہ قمر رئیس، قمر رئیس، ٹھیک ہے، ہاں قمر رئیس۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی جو ہے وہ یہ تین بڑے تحقیق نگار ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ تو ان تینوں کے مطابق جو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے یا اردو کا پہلا افسانہ مانا جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس منشی پریم چند، ٹھیک ہے، منشی پریم چند۔ اور ان کا پہلا افسانہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا
आंसर हो जाएगा 1903 में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है। उर्दू का जो पहला अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये क्या है? पहला अफसाना। अब जाहिर सी बात है मुंशी प्रेमचंद ने पहला अफसाना लिखा है, तो पहला अफसानवी मजमूआ भी इन्हीं का ही है, जो कब शाये हुआ? 1907 में, जिसका नाम है क्या? सोज़े वतन। क्या है? सोज़े वतन। और सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? कोई बच्चा बता सकता है? सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा 5। और इसको उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने अपने कलमी नाम नवाब राय के नाम से लिखा था। और इसे एक साल बाद यानी कि 1908 में बरतानिया हुकूमत ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन वही है, किसी चीज को छुपाने के साथ साथ उसको जो है वो कभी भी दबाया नहीं जा सकता। तो यही हुआ किसके साथ? मुंशी प्रेमचंद के साथ, कि उनका अफसाना जो है वो क्या हुआ? जब्त तो कर लिया, लेकिन उनकी काबिलियत को जो है वो जब्त नहीं कर पाए। और इसके 2 साल बाद 1910 में उन्होंने फिर से अफसाना लिखना शुरू कर दिया, और पहला अफसाना लिखा 1910 में मुंशी प्रेमचंद के नाम से, बड़े घर की बेटी। ठीक है। किसकी? बड़े घर की बेटी। तो ये क्या हुआ? अफसाने का आगाज है और अफसाने का फन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इज्जाए तरकीबी। इसके क्या है? इज्जाए तरकीबी। इज्जाए तरकीबी में बात करें तो अफसाने में जो है वो 7 इज्जाए तरकीबी होते हैं। 7 जो है वो इज्जाए तरकीबी होते हैं, जिसमें पहला आता है हमारे पास प्लॉट। प्लॉट के बाद किरदार। किरदार के बाद नुक्ताए नजर। नुक्ताए नजर। उसके बाद माहौल और फिजा। माहौल और फिजा। इसके बाद उसलूब। ठीक है। उसलूब के बाद आगाज और इख्तिताम। आगाज और इख्तिताम। और लास्ट आता है वहदत तासिर। ठीक है। ये क्या है? इसके साथ इज्जाए तरकीबी है। इन 7 में से आपको 6 याद भी नहीं रखोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये लास्ट वाला आप लोग याद रख लीजिएगा, वहदत तासिर। जैसे आप कोई फिल्म देख के बाहर निकलते हैं, या कोई आप काम करते हैं, या आप किसी तबलीग में जाते हैं, या आप किसी मजलिस में जाते हैं, या आप किसी इज्तिमा में जाते हैं, या आप किसी क्लास में जाते हैं, तो कुछ देर तक आपके जहन पर वो माहौल जो है वो क्या होता है? कायम रहता है। तो उसे ही कहा गया है वहदत तासिर। यानी कि जो आपने अफसाना पढ़ा है, या जो आपने नॉवेल पढ़ा है, या जो आपने कहानी पढ़ी है, या आपने कोई फिल्म देखी है, या आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो उसका जो असर है, उसका जो माहौल है, वो आपके दिल पर जो है वो एकदम क्या करता है? असर करता है। और उसे ही बोलते हैं वहदत तासिर। और यही क्या होती है? अफसाने का सबसे अहम खसूसियत होती है, या सबसे अहम इज्जाए तरकीबी होती है अफसाने की। ठीक है। उर्दू नस्र में जो 4 आपकी मेन नस्र है, दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा, इन सब की एक एक खसूसियत में जो है वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। जैसे दास्तान में आपसे पूछा जाएगा माफूकुल फितरत, कि दास्तान की सबसे अहम खसूसियत क्या है? माफूकुल फितरत। और अगर नावल में पूछा जाए तो नावल में आपको बतानी है क्या? कहानी या किस्सा। अफसाने में पूछा जाए तो अफसाने में बताना है आपको वहदत तासिर। और ड्रामा में अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे पूछा जाएगा तो ड्रामे में हो जाएगा आपका प्लॉट। ये 4 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। और यहाँ से एग्जाम में जो है वो एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, 100% श्योर, कि यहाँ से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा इन चारों में से। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। तो ये बात हुई हमारी अफसाने की, अफसाने की इज्जाए तरकीबी की, और अफसाने के हवाले से। तो इस हिसाब से हमने देखा
کہ اردو کا جو پہلا افسانہ ہے وہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، اور اردو کے پہلے جو افسانہ نگار ہیں وہ ہیں ہمارے منشی پریم چند۔ لیکن آپ کے نصاب میں منشی پریم چند افسانے میں بھی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ افسانے کے حوالے سے منشی پریم چند کو جو ہے وہ کیا کر چکے ہیں، پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اہم افسانے اور ان کے جو ناول ہیں وہ ہم لوگ جو ہے وہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ افسانہ اور ناول دونوں کے جو شعرا ہیں یا دونوں کے جو نثر نگار ہیں وہ لگ بھگ کیا ہے، ملتے جلتے ہیں۔ جیسے منشی پریم چند افسانے میں بھی ہیں، ناول میں بھی ہیں، راجندر سنگھ بیدی افسانے میں بھی ہیں اور ناول میں بھی ہیں، اسی طریقے سے قرۃ العین حیدر ناول میں بھی ہیں، افسانے میں بھی ہیں، اسمک چغتائی ہے، ان کا تعلق بھی جو ہے افسانے سے بھی ہے اور ناول سے بھی ہے۔ یعنی کہ کل ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ سبھی جو ہیں وہ سیم ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو افسانے بھی لکھے ہیں اور ناول بھی لکھے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ تو میں نے پڑھا دی ہیں، لیکن اب دوبارہ پڑھانے کا ان کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے، تو اس لیے جو نہیں پڑھائے گئے ہیں انہی پہ ہم لوگ جو ہے وہ روشنی ڈال لیں گے، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ آتا ہے سعادت حسن منٹو کا۔ ٹھیک ہے، سعادت حسن منٹو جنہوں نے جو ہے صرف کیا لکھا ہے، ایک ناول لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک، اور ان کا جو دوسرا ناول ہے وہ کیا ہے، نامکمل ہے، کل ہی لکھوایا ہے میں نے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے ان کا نامکمل ناول کون سا ہے؟ سعادت حسن منٹو کا نامکمل ناول کون سا ہے؟ بالکل، ملکہ یاسمین نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا ہے، آنسر ہو جائے گا مینا بازار۔ عاقب خان نے بھی دیا ہے، مسکان خان نے بھی دیا ہے، اور موسمہ خاتون نے بھی دیا ہے۔ باقی لوگ کیا کرنے آئے ہیں کلاس میں بھی ان چاروں کے علاوہ؟ غلام علی ہے، نیہا ہے، صبا بانو ہے، فرحان ہے، مرزا کیف ہے، فیض فاطمہ ہے، اسلم رحمانی صاحب ہیں، اور آپ لوگ کیا کرنا ہے؟ اگر انہوں نے جواب دے دیا ہے تو آپ کو جواب دینے میں زحمت آ رہی ہے؟ محمد عبد الشکور صاحب بھی ہیں، بڑے بڑے نام کے لوگ ہیں، کام بالکل ان کے اچھے نہیں لگ رہے، یا کیا کرنا ہے کہ سوال کا جواب تو دے ہی دیا باقی بچوں نے، ہم کیا کریں؟ کیوں اپنے ہاتھوں کو دکھ دے؟ یہ سوچ کے بیٹھے ہو نا اپنے؟ بیٹا جب کلاس میں سوال پوچھا جائے، بھلے ہی پہلے جواب کسی بچے نے دے دیا ہو، لیکن آپ اپنی انگلیوں کو تھوڑی سی زحمت دے دیں۔ ٹھیک، چلو پھر تو آنسر ہو جائے گا ان کا نامکمل ناول ہے مینا بازار، اور مکمل ناول کون سا ہے؟ یا تو بلا عنوان ہے یا بغیر عنوان ہے، بغیر عنوان ہے یا بلا عنوان ہے۔ چلیے پھر تو آج ہم لوگ ان کی حالات زندگی کو دیکھیں گے، اور ان کی جو ہے وہ کچھ اہم افسانے کو جو ہے وہ ہم لوگ نظر ثانی کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں منٹو کی، یعنی کہ سعادت حسن منٹو کی۔ نام ان کا تھا سعادت حسن، نام تھا ان کا سعادت حسن۔ پیدائش ہوئی ہے یعنی کہ ولادت ہوئی ہے ان کی 1912، 1920، سوری 1912 پنجاب میں، اور وفات ہوئی ہے ان کی 1955 میں، 1955۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ لاہور میں۔ ٹھیک، لاہور میں 1955 میں۔ دو لوگوں کی اور ہوئی ہے، اس لیے یاد رکھ لیجیے گا، ایک ہے مجاز لکھنوی اور دوسرے ہیں خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی۔ ان کی بھی کیا ہوئی ہے؟ وفات ہوئی ہے، مجاز لکھنوی اور خواجہ حسن نظامی، ان دونوں کی وفات بھی 1955 میں ہی۔ تو تین لوگوں کی ہے 1955 میں، پہلی ہے مجاز اس کی سعادت حسن منٹو کی، اور دوسری ہے مجاز لکھنوی، اور تیسری ہے خواجہ حسن نظامی۔ ٹھیک ہے، چلیں واپس آ جاتے ہیں۔ پیدائش ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، اور ان کا اصل نام ہو گیا
اس کے بعد ان کے والد کا نام، ان کے والد کا نام خواجہ غلام حسین، خواجہ غلام حسین، اور والدہ کا نام سردار بیگم، والدہ کا نام سردار بیگم، ٹھیک، خواجہ غلام حسین اور والدہ کا نام سردار بیگم، ان کی بیوی کا نام سعادت حسن منٹو کی بیوی کا نام صفیہ بیگم، اور ان سے انہوں نے کب شادی کی؟ 1929 میں، یعنی کہ 1929 میں شادی ہوئی صفیہ بیگم سے، جس سے ان کو جو ہے وہ 3 بیٹیاں ہوئی، اور 3 بیٹی کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں، ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلی بیٹی کا نام تھا نکہت، دوسری بیٹی کا نام نزہت، اور تیسری بیٹی کا نام تھا نصرت، ٹھیک ہے۔ یہ کیا تھی؟ 3 بیٹے تھی، اور ایک جو ہے وہ ان کے بیٹا تھا جس کا نام کیا تھا؟ عارف، ٹھیک۔ اسی طریقے سے میر انیس کے بھی 3 بیٹے ہیں، وہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، نفیس، سلیس اور جلیس۔ اسی طریقے سے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے جس کا نام ہے توبۃ النصوح، اس میں بھی 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، کلیم، علیم اور سلیم، وہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں، ان کا خاندان پورا ہو گیا، اور خاندان کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کے تعلیم کی۔ تعلیم سے پہلے ان کا جو اسکول میں جو ہے وہ کچھ فرضی نام تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اسکول میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے نام رکھا یا اسکول میں گئے، تو بچپن میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو نک نیم رکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، جو ہم لوگ نک نیم کے نام سے جانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ میرا کیا ہے، اپ نام ہے، یا آج کے زمانے میں اسے کیا کر دیا گیا ہے، شارٹ نیم کر دیا گیا ہے۔ فور ایگزامپل، جیسے کسی کا نام کیا ہے، عبداللہ ہے، فور ایگزامپل، نام اچھا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اسے شارٹ فارم کر دیتے ہیں اے بی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، ہاں رکھ دیتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کا گھر میں نام کچھ الگ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول میں کچھ نام الگ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ پیار سے بلاتے ہیں، لیکن جب اسکول میں دوستوں میں جو ہے وہ الگ الگ نام سے کیا ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں۔ جیسے فور ایگزامپل میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہم جو ہیں 4 دوست ہیں، 4 دوستوں کا ہم لوگوں کا ایک گروپ ہے، تو نام تو سب اچھے ہی ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن پھر بھی ایک گروپ کی ایک وائب ہوتی ہے، گروپ کا ایک کیا ہوتا ہے، ایک میچ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اعتبار سے اور اس کے اندر وہ خصوصیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں ہمیں کس نام سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو آپ کے گروپ میں کس نام سے بلایا جاتا ہے؟ دیکھتے ہیں آج کس کا جو ہے وہ اچھا سا نام نکل کے باہر آتا ہے۔ ایک بچے غلام علی، ٹھیک ہے، علی آ گیا ہے۔ معصومہ، معصوم تو بالکل نہیں لگتے ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور فیضہ کا فاطمہ، ٹھیک ہے۔ اب ایسا مطلب ہے نا جھوٹ موٹ کو بتا دو، ملکہ، ٹھیک ہے، ملکہ یا ملکہ، دیکھو یہ نام اچھا آیا ہے، مسکی۔ غلام کا نام، غلام کا نیا نام میں دے رہا ہوں آج، آزاد، ٹھیک ہے۔ کچھ اچھا سا نہیں آ رہا ہے نام ابھی تک، یہ تو ادب والوں کے نام آ رہے ہیں سارے۔
या सोच रहे हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे तो, कि क्या ही नाम दे। चलिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं बताना चाहते तो किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये क्लास रूम है। क्लास का मतलब ही क्या होता है, हमें यहाँ पर सीखना होता है। ना तो किसी का कोई मजाक बनाना है और ना ही किसी को फब्तियाँ कसनी है। ठीक है सिमी। तो हम लोग चार दोस्त हैं, जिसमें से सबसे छोटा मैं ही हूँ, उम्र के हिसाब से। ठीक। कोई बात नहीं, बढ़िया है मिर्जा। तो सबसे छोटा मैं हूँ, तो सबसे छोटे से ही शुरू करते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से और माँ बाप की दुआओं से मुझे जो है वो ज्यादा इल्म से जो है वो सरफराज किया है खुदा ने। तो इसलिए मेरे इल्म के मुताबिक लोग मुझे जो कहते हैं, खासतौर पे ये चारों दोस्त हैं, वो कहते हैं क्या, गूगल बाबा। ठीक है। क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही होती है, तो मुझे कहते हैं वो गूगल बाबा। मुझसे जो बड़ा है, यानी कि जो हमारा तीसरे नंबर का दोस्त है, वो थोड़ा रंगीला टाइप का है। रंगीला टाइप मतलब उसको जो है वो खूबसूरती ज्यादा पसंद है। इट मीन्स लड़कियों की तरफ उसका रुझान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो दीवाना है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं। दीवाना थोड़ा सा awkward लगता है, तो दीवान कह देते हैं। दीवान। इससे ऊपर एक और है। ठीक है। वो क्या है, आपने देखा होगा एक फिल्म आई है, हेरा फेरी। तो उसमें तीन कैरेक्टर हैं। एक तो वो है सुनील शेट्टी, और एक है अक्षय कुमार, और एक है परेश रावल। ठीक है। तो परेश रावल को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर, परेश रावल को बोलते हैं बऊ भैया। क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह से लगता है और उसी की तरह एक्टिंग करता है। चश्मा भी वैसे लगाता है और हेल्थ भी बिल्कुल वैसी ही। और उसे कुछ बेचारे को पता भी नहीं इतना खासा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसको बुलाते हैं बाबू भैया। और जो हमारे में सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा है, और उसने जो तालीम हासिल की है, पहले उसने जामिया से की, फिर अलीगढ़ से की, जामिया यूनिवर्सिटी से, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो उसका नाम हमने क्या रखा है, उसका नाम रखा है हमने स्वीट हार्ट। ठीक। तो ये क्या है, ये उनके अलग अलग नाम हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या रखे हैं, सबके नाम रख रखे हैं अलग अलग, स्वीट हार्ट। लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है। और हम चारों में जो उर्दू है वो सबसे अच्छी जो है वो स्वीट हार्ट की है। क्योंकि उसने पहले जामिया में पढ़ाई की, फिर अलीगढ़ में की, और फिर जेएनयू में। और अब जो है वो एक बिहार में क्या है, टीचर है, बीपीएससी में, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के निकालता है। तो उसकी जो उर्दू है वो हम चारों में से उर्दू में है। और ये जो चार दोस्त हैं, ये हम लोग बने हैं मास्टर्स में आके, यानी कि एमए में। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे या बीएड कर रहे होते हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई दोस्त बिहार का जरूर बने। ठीक है। क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मेरा मन था कि मेरा कोई दोस्त जो है वो बिहार से बने। और फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ से बना, बिहार से बना। और वो कौन है, वैसे तो तीनों ही हैं, लेकिन फिर भी एक ग्रुप में होता है जो सबसे ज्यादा अजीज होता है। चलो इस बार में जो है ना, आपको एक थोड़ा सा वो देता हूँ, बताइए, तीन ऑप्शन है ये। ऑप्शन ए, ये बिहार से है। ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, ये तीन। नहीं बेटा, आपने बुलाया ही नहीं कभी, तो मैं आया ही नहीं। हाँ, इसमें से बताना है कि बिहार वाला कौन सा है। और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि तीनों बिहार के आसपास के ही हैं। हम्म, बिल्कुल। हाकिम खान ने सही जवाब दिया है, वो है बउहिया।
बाबू भैया बहुत अच्छा दोस्त है। अभी फिलहाल जो है वो आ, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं फिलहाल। क्योंकि मैंने पीएचडी ड्रॉप कर दी थी, यानी कि पीएचडी को छोड़ दिया था, और उसने जो है वो एडमिशन लेना, मैंने ड्रॉप कर ली पीएचडी। क्यों कर ली, कैसे करी, उस पे हम लोग कभी और दिन गुफ्तगू करेंगे। वापस आ जाते हैं मंटू पे। तो जब आप लोग कभी मास्टर्स में जाएं या आप ग्रेजुएशन में जाएं, देखो खुदा ने सारे रिश्ते बनाए हैं। मियाँ बीवी का बनाया है, ठीक है, भाई बहन का बनाया है, माँ बाप का बनाया है, दादा दादी का बनाया है। सबका रिश्ता बना के भेजा है खुदा ने। क्या है? सबका रिश्ता खुदा ने बना के भेजा है। ठीक है। लेकिन जो दोस्त का रिश्ता है, क्या है, जो दोस्त का रिश्ता है वो इंसान के ऊपर खुद तय करता है, इंसान खुद बनाता है उसे। क्योंकि बाकी सारे क्या है, जेनेटिक्स है। ठीक है। हाँ, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो इंसान खुद बनाता है, और फिर वो ऐसे दोस्त बनाता है जो आपको आखिरी वक्त तक काम आते हैं। तो दोस्त जो है वो ऐसे बनाना जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाए, जो आपके आगे तक साथ दे। ऐसा ना हो कि बस कॉलेज खत्म हुआ तो स्कूल खत्म हो गया। नहीं। ठीक है। हाँ, दोस्त मिलने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोस्त लड़के लड़के ही हो, लड़के लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो आपको चिढ़ाएंगे कि तू यहाँ पढ़ने आया है या मटर गश्ती करने आया है, घर वालों का पैसा फूक रहा है, कभी उसके लिए चॉकलेट दिला रहा है, कभी उसके लिए टॉफी ले जा रहा है, कभी उसके लिए नोट्स बना रहा है, कभी उसकी अटेंडेंस लगा रहा है, कभी उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। वो भी एक फेज होता है जीने का। भी- बाकी आप लोग समझदार हैं, और समझदार के साथ साथ आप बहुत मैच्योर भी हैं। आपको पता है कब कैसे कहाँ और क्यों चीजें करनी है। आप जिसके लिए भाग रहे हैं, मीन्स आप अपने पार्टनर के लिए भाग रहे हैं, वो पहले से ही लिखा हुआ है। आप कितनी भागा दौड़ी करोगे, कुछ मिलना नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको लगता है कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा या मैं उसके लिए घर से भाग जाऊंगी, कुछ नहीं होना। जो होगा वो पहले से ही लिखा हुआ है। एक बच्चा कह रहा है, सर आजकल के दोस्त खाने तक हैं, जब तक खिलाएंगे साथ है, वरना किसी और का बना लेंगे। हाँ, हो सकता है, कुछ लोग होते हैं मतलबी, कुछ लोग होते हैं सेल्फिश। पर कोई बात नहीं। एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, छोटी सी, कि जो इंसान जैसा बोएगा वो इंसान वैसे ही काटेगा। ये जो वक्त का पहिया है, ये वक्त का जो चक्र है, वो एक न एक दिन उसे जरूर एहसास दिलाएगा। और वो कहते हैं ना, मार में जो है वो, या वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती, कुछ इस तरीके से बात है। तो बिल्कुल वैसे ही होना है। आ, कोई न कोई पैदा होने वाला महीना है, तो किसी का दिल न दुखाना। अगर नहीं है तो उसे मना कर देना। क्योंकि ब्रेकअप इज बेटर देन तलाक। सुना है ना आप लोगों ने? ब्रेकअप इज बेटर देन तलाक। तलाक से बेहतर है कि ब्रेकअप हो जाए, तो कोई बात नहीं। ठीक। चलिए, काफी सारा लेक्चर हो मंटू पे, और हम लोग लिख रहे थे मंटू के फर्जी नाम, या कह सकते हैं जो उन्होंने। तो इनके जो फर्जी नाम होती हैं, मुफक्किर, मुफक्किर। इसके बाद मतलब होता है, इसके बाद ये इनके क्या है, सारे फर्जी नाम है। आदम, और इसके बाद ख्वाजा जहीरुद्दीन, ख्वाजा जहूरुद्दीन। और नेक्स्ट लिख लीजिएगा विटनम, विटनम। क्या है? विटनम।
और टॉमी है, टॉमी। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इनके सारे फर्जी नाम है। सादत हसन बंटू के। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बताइए। कल आप लोगों का टेस्ट भी है नोवेल का, इसलिए मैं जो है वो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अफसाने का टेस्ट हमें आगे लेना है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। मेरी बताई हुई बातों पे आप लोग अमल कीजिएगा, बेहतर आपकी जिंदगी गुजरेगी। किसी का दिल मत दुखाइएगा और किसी को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि जिस उम्र में आप लोग हैं उसमें गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। गलती हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को मान लेना या उस गलती को ना मानना एक अच्छे इंसान की क्या होती है, निशानी होती है। जो मान लेता है वो अच्छा इंसान होता है, जो नहीं मानता उसको वक्त का पहिया जो है वो घुमाता है। ठीक। आपके बिहार वाले फ्रेंड, मेरे तीनों ही दोस्त बिहार के हैं। एक पूर्णिया का है, और एक सिवान का है, और एक है कहाँ का, इसके पास ही क्या बोलते हैं, बिहार से लगा हुआ है, जौनपुर के आसपास के इलाके का। तीनों ही बिहार से हैं। मांगा था एक, खुदा ने दे दी तीन। निकले, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक, चले फिर मिलते हैं आप लोगों से मंडे में। कल टेस्ट है आप लोगों का, तैयारी कीजिए।